आप देख रहे हैं न्यूज एक्सेस 24/7 खबरों का केंद्र, सच के साथ हर समय। आज कोलकाता में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल सरकार पर एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए, लेकिन जितनी बार उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिया उतनी ही बार यह सवाल भी उठा कि आखिर इन मुद्दों पर केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी क्या है। अमित शाह ने घुसपैठ को बंगाल की सबसे बड़ी समस्या बताया, मगर ये बताने से बचते नजर आए कि देश की सीमाओं की सुरक्षा सीधे तौर पर गृह मंत्रालय के अधीन होने के बावजूद ये समस्या सालों से क्यों बनी हुई है। जब अमित शाह कहते हैं कि बंगाल में घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है, तो सवाल उठता है कि फिर राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अब तक क्या ठोस कदम उठाए। अमित शाह ने राज्य सरकार पर सीमा पर फेंसिंग में बाधा डालने का आरोप लगाया, लेकिन यह नहीं बताया कि केंद्र और राज्य के बीच संवाद की जिम्मेदारी आखिर किसकी है और क्या केंद्र ने कभी इस मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई से ऊपर उठकर सुलझाने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त गिनाई, लेकिन यह नहीं बताया कि केंद्रीय एजेंसियां इतने सालों तक क्यों निष्क्रिय रहीं और चुनाव आते ही सक्रिय क्यों हो जाती हैं। जब अमित शाह महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं, तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों पर उनकी सरकार की प्रतिक्रिया उतनी आक्रामक क्यों नहीं दिखती। अमित शाह ने कहा कि केंद्र की योजनाएं बंगाल में लागू नहीं होने दी जा रही हैं, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि सहकारी संघवाद की भावना के तहत केंद्र सरकार ने कितनी बार समाधान निकालने की कोशिश की। आर्थिक बदहाली का ठीकरा बंगाल सरकार पर फोड़ते हुए अमित शाह ये भूल गए कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसलों का असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जिसमें बंगाल भी शामिल है। जब अमित शाह उद्योगों के पलायन की बात करते हैं, तो यह सवाल भी उठता है कि राष्ट्रीय स्तर पर निवेश का भरोसा कमजोर क्यों पड़ा और इसका जिम्मेदार कौन है। राजनीतिक हिंसा का मुद्दा उठाते हुए अमित शाह ने विपक्ष को घेरा, लेकिन यह नहीं बताया कि सत्ता में रहते हुए भाजपा नेताओं की भाषा और रवैये ने राजनीतिक तनाव को कितना बढ़ाया है। संवैधानिक संस्थाओं की बात करते समय अमित शाह ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि क्यों विपक्ष लगातार इन संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप केंद्र सरकार पर लगाता रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में राज्य सरकार की अनुपस्थिति पर टिप्पणी करते हुए अमित शाह ने यह नहीं बताया कि राजनीतिक शिष्टाचार की शुरुआत खुद केंद्र सरकार क्यों नहीं करती। इतिहास और महापुरुषों का हवाला देते हुए अमित शाह ने भावनात्मक माहौल बनाया, लेकिन वर्तमान की समस्याओं के समाधान पर उनकी बात अधूरी रह गई। अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनना तय है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे दावे जनता के फैसले से पहले करना क्या अहंकार नहीं दर्शाता। घुसपैठ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अमित शाह की भाषा तीखी रही, लेकिन मानवीय और कानूनी पहलुओं पर उनकी चुप्पी कई सवाल छोड़ गई। अमित शाह ने भाजपा सरकारों की उपलब्धियों का जिक्र किया, मगर बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार की जवाबदेही पर कुछ नहीं कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों से बचते हुए अमित शाह कई बार विषय बदलते नजर आए, जिससे यह आभास हुआ कि असहज सवाल सत्ता को पसंद नहीं है। लोकतंत्र में सवाल पूछना अधिकार है, लेकिन अमित शाह के जवाबों से यह साफ नहीं हुआ कि केंद्र सरकार आलोचना को कितनी गंभीरता से लेती है। अमित शाह ने बार बार कहा कि बंगाल की जनता त्रस्त है, मगर यह नहीं बताया कि केंद्र सरकार ने इस त्रासदी को कम करने के लिए क्या ठोस काम किया। जब अमित शाह कहते हैं कि भाजपा ही देश को सुरक्षित रख सकती है, तो यह सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा अब किसी एक पार्टी का एकाधिकार बन चुकी है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह का लहजा आक्रामक रहा, लेकिन आत्ममंथन और स्वीकारोक्ति का अभाव साफ दिखा। विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट होता है कि अमित शाह का बयान प्रशासनिक कम और चुनावी ज्यादा था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समस्याओं के समाधान से ज्यादा राजनीतिक संदेश देने का मंच बनती दिखी। जनता अब केवल भाषण नहीं, जवाब चाहती है, और अमित शाह के बयान उन जवाबों को पूरी तरह नहीं दे पाए। अगर वाकई बंगाल राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो केंद्र सरकार को राजनीतिक आरोपों से आगे बढ़कर संस्थागत समाधान देने होंगे। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, लेकिन उनके उठाए सवालों से ज्यादा बड़े सवाल अब उन्हीं से पूछे जा रहे हैं। लोकतंत्र में ताकत सवालों से भागने में नहीं, उनका सामना करने में होती है। अब फैसला जनता करेगी कि वह आरोपों की राजनीति को चुनेगी या जवाबदेही की। और अंत में यही कहा जा सकता है कि अमित शाह बोले बहुत, लेकिन जो सवाल जनता के मन में हैं, वे अब भी कायम हैं। आज की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा बोले, बल्कि यह है कि जो बोला जा रहा है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा। बंगाल में की गई लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई आरोप लगाए, कई दावे किए और कई वादे दोहराए, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम बात गायब रही, वह थी केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी पर सीधी और स्पष्ट बात।
जब देश के गृह मंत्री किसी राज्य में खड़े होकर राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि जनता का ध्यान केंद्र सरकार की भूमिका पर भी जाता है। सवाल उठता है कि यदि घुसपैठ इतनी बड़ी समस्या है, तो वर्षों से देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रही केंद्र सरकार अब तक इसे पूरी तरह रोक क्यों नहीं पाई। अमित शाह ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाया कि वह घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि सीमा सुरक्षा बल, खुफिया एजेंसियां और गृह मंत्रालय की निगरानी व्यवस्था आखिर कहां चूक रही है। क्या यह मान लिया जाए कि हर विफलता की जिम्मेदारी केवल राज्य सरकारों की होती है और केंद्र हमेशा निर्दोष रहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया, लेकिन यह सवाल अनुत्तरित रहा कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा केवल चुनावी भाषणों में याद आती है। अगर यह इतना गंभीर विषय है तो इसे राजनीतिक मंच से नहीं, नीतिगत स्तर पर हल क्यों नहीं किया गया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी लंबी सूची गिनाई गई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां वर्षों तक क्या करती रहीं। क्या ये संयोग है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, वैसे वैसे जांचें तेज हो जाती हैं और बयानबाजी बढ़ जाती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बंगाल सरकार पर हमला किया गया, लेकिन देश के उन राज्यों पर चुप्पी साध ली गई जहां भाजपा की सरकारें हैं और जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े खुद सरकारी रिपोर्टों में दर्ज हैं। क्या महिलाओं की सुरक्षा केवल विपक्षी राज्यों में ही मुद्दा बनती है। केंद्र की योजनाओं को लागू न करने का आरोप राज्य सरकार पर मढ़ा गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि केंद्र और राज्य के बीच संवाद क्यों पूरी तरह टूट चुका है। संघीय ढांचे में सहयोग की जगह टकराव क्यों भाजपा सरकार की प्राथमिकता बन गया है। अमित शाह ने कहा कि भाजपा जहां जहां सत्ता में आई वहां विकास हुआ, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आय जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार का प्रदर्शन क्यों सवालों के घेरे में है। क्या विकास केवल नारों से मापा जाएगा। बंगाल की आर्थिक गिरावट का जिक्र करते समय ये भूल जाना भी गौर करने वाली बात है कि देश की समग्र आर्थिक स्थिति भी चुनौतियों से जूझ रही है। क्या नोटबंदी, जीएसटी और महामारी के बाद की नीतियों का असर राज्यों पर नहीं पड़ा। उद्योगों के पलायन के लिए केवल राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराना आसान है, लेकिन निवेश का माहौल केवल कानून व्यवस्था से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों से भी तय होता है। इस सच्चाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगह नहीं मिली। राजनीतिक हिंसा पर बोलते हुए यह नहीं बताया गया कि देश में असहमति को कुचलने के लिए किस तरह केंद्रीय एजेंसियों और कानूनों का इस्तेमाल हो रहा है। क्या लोकतंत्र में डर का माहौल बनाना भी विकास की रणनीति है। संवैधानिक संस्थाओं की बात करते समय ये सवाल भी उठता है कि क्या इन संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर केंद्र सरकार पर उठ रहे आरोप निराधार हैं। क्या हर आलोचना केवल राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में राज्य सरकार की अनुपस्थिति को असम्मान बताया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि राजनीति में संवाद और सम्मान की शुरुआत ऊपर से क्यों नहीं होती। क्या एक तरफा अपेक्षाएं ही संघीय व्यवस्था का नया नियम बन गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतिहास और महापुरुषों के नाम लिए गए, लेकिन वर्तमान की समस्याओं का ठोस समाधान पेश नहीं किया गया। इतिहास से प्रेरणा लेना अच्छी बात है, लेकिन वर्तमान की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। अमित शाह ने कहा कि जनता तय कर चुकी है, लेकिन लोकतंत्र में जनता का फैसला चुनाव के दिन होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर नहीं। क्या पहले ही जीत का दावा लोकतांत्रिक विनम्रता के खिलाफ नहीं है। घुसपैठ को लेकर भावनात्मक भाषा का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मानवीय पहलू और कानूनी प्रक्रिया पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई। क्या हर मुद्दे को केवल डर और आक्रोश के जरिए ही पेश किया जाएगा। भाजपा सरकार की उपलब्धियों की बात करते समय यह नहीं बताया गया कि क्यों आज भी बड़ी आबादी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। क्या केवल योजनाओं की घोषणा ही पर्याप्त है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाने वाले पत्रकारों को भी कभी कभी टालने वाला रवैया देखने को मिला। क्या सवाल पूछना अब असुविधाजनक हो गया है। लोकतंत्र की मजबूती सवालों से आती है, लेकिन जब सत्ता सवालों से असहज होने लगे तो यह एक खतरनाक संकेत होता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी असहजता की झलक देती है। विश्लेषण करें तो साफ दिखता है कि यह भाषण कम और चुनावी घोषणा ज्यादा था। इसमें नीति कम और राजनीति ज्यादा दिखाई दी। जनता अब केवल आरोप नहीं सुनना चाहती, वह ये जानना चाहती है कि समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं। अगर बंगाल की स्थिति इतनी ही चिंताजनक है तो केंद्र सरकार ने अब तक कोई सर्वदलीय या संस्थागत पहल क्यों नहीं की। राजनीति में जीत हार होती रहती है, लेकिन लोकतंत्र में जवाबदेही स्थायी होती है। यही जवाबदेही इस पूरे बयान में सबसे ज्यादा गायब रही। आज सवाल यह नहीं है कि किसने कितनी जोर से बोला, सवाल यह है कि किसने सच का सामना किया। देश की जनता अब तुलना कर रही है, आंकलन कर रही है और यह समझ रही है कि भाषण और शासन में फर्क क्या होता है।
आने वाले समय में ये तय होगा कि राजनीति भावनाओं से चलेगी या जवाबदेही से। और अंत में यही कहा जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, तालियां भी बज गईं, लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़े हैं और लोकतंत्र में सवालों को नज़रअंदाज करना कभी समाधान नहीं होता। पोर्ट ब्लेयर से लेकर कोलकाता तक आज़ादी के प्रतीकों की बातें तो बहुत की जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब आज के भारत में लोकतंत्र, संघीय व्यवस्था और नागरिक अधिकारों की बात आती है, तब केंद्रीय सत्ता अपने दायित्वों से क्यों बचती नजर आती है। बंगाल की धरती से एक बार फिर बड़े बड़े वादे किए गए, मगर उन वादों के पीछे छिपे जवाबों की कमी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गृह मंत्री के हालिया बयान ने राजनीतिक तापमान तो बढ़ाया, लेकिन जनता के मन में मौजूद शंकाओं को शांत नहीं किया। भाषण में भावनाएं थीं, आरोप थे, इतिहास के उद्धरण थे, पर आत्ममंथन और जवाबदेही का अभाव साफ दिखाई दिया। यही कारण है कि यह भाषण जितना लंबा था, उतना ही सवालों से भरा भी रहा। ये खबर केवल एक राजनीतिक सभा की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जिसमें हर असहमति को देशद्रोह और हर सवाल को साजिश बताने की आदत बन चुकी है। जब केंद्रीय गृह मंत्री किसी राज्य सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो यह अपेक्षा भी बनती है कि वे केंद्र की भूमिका पर भी उतनी ही ईमानदारी से बात करें। बंगाल में शासन को लेकर की गई आलोचना के बीच ये प्रश्न अनुत्तरित रह गया कि केंद्र सरकार की नीतियों ने इस राज्य को क्या दिया और क्या छीना। क्या केवल आरोप लगाना ही राजनीति है, या फिर समाधान देना भी उतना ही जरूरी दायित्व है। गृह मंत्री ने घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठाया, लेकिन यह नहीं बताया कि सीमा सुरक्षा पूरी तरह केंद्र के अधीन होने के बावजूद ये समस्या वर्षों से क्यों बनी हुई है। यदि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी सिर्फ राज्य सरकार पर डालना कितना उचित है। सीमा पर बाड़बंदी और सुरक्षा व्यवस्था की बातें करते हुए ये सवाल भी उठता है कि केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति किसने पैदा की। क्या संवाद का रास्ता कभी गंभीरता से अपनाया गया, या फिर राजनीतिक लाभ के लिए टकराव को ही हवा दी गई। भ्रष्टाचार के आरोपों की लंबी सूची गिनाई गई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि जांच एजेंसियां वर्षों से कार्रवाई के नाम पर क्या कर रही थीं। क्या ये संयोग है कि राजनीतिक माहौल गर्म होते ही जांचों की रफ्तार तेज हो जाती है। महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए ये भूल जाना भी एक सवाल है कि देश के कई अन्य हिस्सों में ऐसी ही घटनाएं होती रही हैं, जहां सत्ता में वही दल मौजूद है। तब वहां जवाबदेही तय करने की आवाज़ क्यों कमज़ोर पड़ जाती है। केंद्र की योजनाओं के लागू न होने का ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ा गया, मगर यह नहीं बताया गया कि केंद्र ने संवाद और सहमति के लिए क्या प्रयास किए। संघीय ढांचे में सहयोग की जगह टकराव क्यों प्राथमिकता बन गया। उद्योगों के पलायन का मुद्दा उठाते समय ये सवाल भी उठता है कि राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों ने छोटे और मध्यम उद्योगों को कितना सुरक्षित रखा। क्या केवल एक राज्य को दोषी ठहराना पूरी सच्चाई को सामने लाता है। बंगाल की सांस्कृतिक विरासत की बातें करते हुए ये भूल जाना भी गौर करने योग्य है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल देश के कई हिस्सों में उठ रहे हैं। क्या ये विरोधाभास नहीं कि संस्कृति की रक्षा की बात करने वाले आलोचना से असहज हो जाते हैं। केंद्र सरकार की लोकप्रियता का हवाला देते हुए यह मान लिया गया कि जनता की हर समस्या का समाधान हो चुका है, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दे आज भी आम नागरिक को परेशान कर रहे हैं। राजनीतिक हिंसा की चर्चा करते समय ये सवाल भी उठना चाहिए कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन हो। केवल आरोप लगाने से सच्चाई पूरी नहीं होती। संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हुए यह अनदेखा कर दिया गया कि केंद्र पर भी संस्थाओं के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। क्या इन आरोपों पर कभी आत्मचिंतन किया गया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में राज्य सरकार की अनुपस्थिति को शिष्टाचार का मुद्दा बताया गया, लेकिन ये भी सच है कि राजनीति में संवाद की कमी दोनों ओर से दिखाई देती है। इस पूरे बयान का विश्लेषण किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि सवालों के जवाब देने की बजाय भावनात्मक मुद्दों को आगे रखा गया। ये रणनीति चुनावी मंच पर असरदार हो सकती है, लेकिन शासन की कसौटी पर कमजोर पड़ती है। लोकतंत्र में विपक्ष का अस्तित्व उतना ही जरूरी है जितना सत्ता का। जब हर आलोचना को राष्ट्र विरोधी करार दिया जाता है, तो लोकतांत्रिक संवाद की जगह संदेह और भय ले लेता है। बंगाल की समस्याओं को केवल स्थानीय विफलता बताना आसान है, लेकिन राष्ट्रीय नीतियों के प्रभाव को नज़रअंदाज करना बौद्धिक बेईमानी के समान है। यदि सचमुच विकास और सुरक्षा प्राथमिकता हैं, तो राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस नीति और पारदर्शिता की जरूरत है। जनता अब केवल आरोपों से संतुष्ट नहीं है, वह जवाब और परिणाम चाहती है। केंद्र और राज्य दोनों को ये समझना होगा कि टकराव से नहीं, सहयोग से समाधान निकलता है। इस खबर का सार यही है कि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना लोकतंत्र की आत्मा है। चाहे वह केंद्र हो या राज्य, जवाबदेही से कोई भी बच नहीं सकता। गृह मंत्री के बयान ने बहस तो छेड़ी, लेकिन कई सवाल अनुत्तरित छोड़ दिए।
यही सवाल आने वाले समय में राजनीति की दिशा तय करेंगे। बंगाल की जनता हो या देश का आम नागरिक, सबको विकास के साथ सम्मान और सुरक्षा चाहिए, न कि अंतहीन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। यदि राजनीति वास्तव में सेवा है, तो सत्ता में बैठे लोगों को आलोचना को भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा जितनी प्रशंसा को। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि सवाल पूछे जाएं और उनके जवाब दिए जाएं, न कि सवाल करने वालों को ही कटघरे में खड़ा किया जाए। आज की यह बहस केवल बंगाल तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश की राजनीतिक संस्कृति पर सवाल खड़ा करती है। क्या राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन है या फिर जनता के विश्वास को निभाने की जिम्मेदारी भी है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। आने वाले समय में जनता तय करेगी कि वह भावनात्मक भाषणों को चुनेगी या ठोस जवाब और नीतियों को। लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता का होता है, लेकिन जनता का फैसला तभी सशक्त होगा जब सवाल पूछने की आज़ादी सुरक्षित रहेगी। इसी उम्मीद के साथ यह खबर समाप्त होती है कि सत्ता में बैठे लोग सवालों से डरेंगे नहीं, बल्कि उन्हें लोकतंत्र की ताकत मानकर जवाब देंगे।